हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखो, हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और अब हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है? तो पॉलीमर्स का मतलब होता है बहुलक। ठीक है, हम अच्छे से समझेंगे पॉलीमर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका पॉलीमर्स। देखते हैं कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। देखिए, पॉलीमर जो शब्द है वास्तव में ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, पॉली और मर। ठीक है, तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है अनेक, बहुत सारी। और मर का मतलब क्या होता है? इकाइयाँ या यूनिट, यानी कि बहुत सारी इकाइयाँ या यूनिट। तो बहुलक क्या हुए? जो बहुत सारी इकाइयों या यूनिट से मिलकर के बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। समझ में आ गया क्या बोला हमने? पॉलीमर बेसिकली दो वर्ड से मिलकर के बना है, पॉली प्लस मर। ये तो बात हुई इसकी जनरल से इंट्रोडक्शन की कि क्या होता है पॉली प्लस मर का मतलब, यानी कि अनेक इकाइयों से मिलकर के जो बनेगा अणु वो क्या कहलाएगा? पॉलीमर कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारे काम में आती हैं इंपॉर्टेंट, और वो कौन कौन सी होती है उनको पढ़ते हैं हम। जैसे कि हम बात करेंगे चैप्टर के अंदर पॉलीमर की, तो देखो पॉलीमर क्या होता है या बहुलक क्या होता है। पॉलीमर की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम कि जब बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में जुड़ कर के एक वृहद संरचना, यानी कि एक बड़ी संरचना, कैसी संरचना? एक बड़ी संरचना या अणु का निर्माण करती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने कहा कि एक कोई कड़ी है और एक कड़ी होती है। वैसे ही अगर आप चेन को देखेंगे तो क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी कड़ियाँ जो होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है कि नहीं? तो एक कड़ी क्या हुई? ये तो हो गया हमारा एकलक, जिसके बारे में अब आप आगे बात करेंगे। और ये जो बहुत सारी कड़ियाँ आपस में जुड़कर के जो चेन बना रही हैं, ये चेन क्या है? ये है आपका बहुलक। तुमने क्या बोला कि जब बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में जुड़कर के एक बड़ी संरचना बनाती है या बड़ा अणु बनाती है, तो उसे बोल देते हैं हम बहुलक। क्लियर? तो ये किसकी बात हुई? पहले डेफिनेशन बहुलक की। अब देखो दूसरी बात करते हैं। दूसरा क्या है? बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं उस प्रोसेस की, उस प्रक्रम की या उस अभिक्रिया की जिससे बहुलक का निर्माण होता है। तो जब बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों के आपस में जुड़ कर के, यानी जो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ आपस के अंदर जुड़ती हैं, तो जुड़ कर के वो क्या बनाती है? बहुलक बनाती हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलकीकरण कहलाती है। तो जब बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में जुड़ेंगी और जुड़ कर के वो क्या बनाएंगी? एक बड़ा अणु यानी कि बहुलक बनाएगी, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बहुलकीकरण कहलाएगी। दोनों चीज़ें समझ में आ गई, बहुलक क्या होता है और बहुलकीकरण क्या होता है। अब करते हैं तीसरी बात कि एकलक या मोनोमर क्या होता है। तो देखो हमने क्या बोला? छोटी छोटी इकाइयाँ। तो ये जो छोटी इकाई है इसी को क्या कहा जाता है? एकलक कहा जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? वे संरचनात्मक तथा सूक्ष्म इकाइयाँ जो बहुलक के निर्माण में प्रयुक्त होती हैं क्या कहलाती हैं? एकलक कहलाती हैं। यानी कि वो छोटी इकाई जो क्या कर रही है? बहुलक के निर्माण में अपना योगदान दे रही है, वो क्या कहलाएगी? एकलक कहलाएगी। जैसे मान लो हम लोग बोलते ना कि अभी जैसे मैंने चेन का एग्जाम्पल दिया आपसे कि एक कड़ी है, बहुत सारी कड़ियाँ आपस में मिलकर के क्या बनाएंगी? एक चेन बनाएगी, तो ये क्या हुआ? पॉलीमर हुआ। ऐसे एक कैजुअली एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि जैसे अगर हम बात करें किसी भी कमरे की दीवार की, तो उसके अंदर क्या है? अगर दीवार जो है आप देखेंगे किससे मिलकर के बनी है? छोटी छोटी सी ईंटों से मिलकर के बनी हुई है। और हम उस ईंटों की क्या कर रहे हैं? बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम उस ईंट को क्या बोल सकते हैं? एक एकलक इकाई बोल सकते हैं, क्योंकि उस ईंट के बार बार पुनरावृत्ति से आपको एक बड़ी संरचना जो कि हम बोल सकते हैं दीवार प्राप्त हो रही है, वो क्या है? बहुलक। और ऐसे ही ईंटों की पुनरावृत्ति से दीवार का निर्माण करना, ये कैसा प्रक्रम हो गया? बहुलकीकरण। ठीक है, तो बहुलक क्या होते हैं समझ में आ गया? बहुलकीकरण क्या होते हैं ये भी क्लियर। और उसके बाद आती है बात किसकी? एकलक की। तो तीनों टर्म्स क्लियर हो गई आपको, क्योंकि यही तीनों टर्म्स हमारे बार बार घूम फिर करके इस चैप्टर के अंदर काम में आने वाली हैं। चलो आगे बढ़े। अब ये देखो क्या है, हमने क्या कहा? मोनोमर्स। मोनोमर्स मतलब एकलक इकाइयाँ। कौन सी इकाइयाँ? एकलक इकाइयाँ। जब ये एकलक इकाइयाँ सारी की सारी आपस में जुड़ती हैं, किस प्रक्रम के द्वारा? पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण के द्वारा।
तो ये क्या बना लेती है, ये बनाती हैं बहुलक या पॉलीमर। क्या बनाती हैं ये, बहुलक या पॉलीमर बना लेती है। तो देखो बहुत सारी छोटी छोटी सी इकाइयाँ हैं, आपस में जुड़ रही हैं, जुड़ने वाला प्रक्रम क्या कहलाएगा, बहुलकीकरण कहलाएगा, और इससे क्या बन जाएगा, इससे बनेगा बहुलक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमने एक चीज़ बोली वृहद अणु, है ना। तो क्या होता है कि बहुलक और वृहद अणु दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम क्या कह रहे हैं कि एक बड़ा सारा अणु है, क्या उस बड़े अणु को हम बहुलक बोल सकते हैं? क्या हर वृहद अणु को बहुलक बोला जा सकता है, या हर बहुलक या हर वृहद अणु जो होता है वो बहुलक की तरह कार्य कर सकता है? मतलब वाइस वर्सा की बात हम कर रहे हैं। क्या सभी बहुलक वृहद अणु होते हैं? क्या सभी वृहद अणु बहुलक होते हैं? तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक चीज़ पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए यहाँ पे कि वृहद अणु और बहुलक जो दोनों हैं वैसे अप्रॉक्सीमेटली क्या है, सिमिलर है। क्योंकि देखो बहुलक हमने क्या बोला, एक बड़ा अणु है, यानी ये तो कन्फर्म है कि बहुलक जो होंगे वो हमेशा बड़े अणु ही होंगे। लेकिन क्या हर बड़ा अणु बहुलक होगा, ये जानना ज़रूरी है। तो देखो कि सामान्यतः बहुलक और वृहद अणु में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जहाँ बहुलक संरचनात्मक इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनते हैं, जैसे हम लोग यूनिट की बात कर रहे हैं, मोनोमर यूनिट की, तो वो क्या है, संरचनात्मक इकाइयाँ। अब ये संरचनात्मक इकाइयाँ कैसी होती है, ये संरचनात्मक इकाइयाँ सेम रहती है, किसी एक बहुलक के लिए ये संरचनात्मक इकाइयाँ सेम रहेगी। जैसे पॉलीएथीन के लिए एथीन रहेगी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड के लिए वाइनिल क्लोराइड रहेगी, इस तरीके से। तो संरचनात्मक इकाइयों की जो पुनरावृत्ति से बनते हैं वही वृहद अणुओं के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वृहद अणु जो होंगे उनके लिए जो संरचना में काम में आने वाली इकाइयां हैं वो सब समान होंगी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जैसे प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं। तब देखो अमीनो अम्ल जो होते हैं, अगर ये अमीनो अम्ल एक ही वैरायटी के हैं तब तो वो किसके अंदर काउंट किया जाएगा, बहुलक के अंदर। लेकिन अगर हम बोल देते हैं कि वहाँ पर प्रयुक्त होने वाले सारे के सारे अमीनो अम्ल कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो उनकी संरचना एक जैसी नहीं होगी। फिर वो क्या होगा, वो सारे जितने भी अमीनो अम्ल हैं वो आपस में जुड़ कर के एक बड़ी संरचना तो बनाएंगे, लेकिन वो बड़ी संरचना सिर्फ क्या कहलाएगी, वो सिर्फ वृहद अणु कहलाएगी, बहुलक नहीं कहलाएगी। क्योंकि बहुलक होने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई एक यूनिट ऐसी होनी चाहिए जिसका बार बार क्या हो, रिपीटेशन हो, उसकी बार बार वहाँ पर क्या होनी चाहिए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो हमने यहाँ लिखा है कि क्या सभी बहुलक वृहद अणु हैं। ठीक है, यानी कि सारे के सारे बहुलक कैसे होते हैं, बड़े अणु होते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बनेंगे, और जब छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में जुड़ेंगी तो एक बड़ा अणु बनेगा। इसलिए बहुलक तो कैसे होंगे, सभी वृहद अणु। लेकिन सभी वृहद अणु बहुलक नहीं होंगे, वो बहुलक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस ध्यान रखना कि बहुलक क्या होता है और वृहद अणु क्या होता है। देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं मैंने पॉलीमर वर्सेस मैक्रोमोलिक्यूल के, कि एक पॉलीमर जो होता है उसके अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, इकाइयों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, लेकिन अ मैक्रोमोलिक्यूल इज़ अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल विद अ डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 100 to 10,000 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है या जो वृहद अणु होता है उसमें क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे जो बड़े बड़े अणु, मतलब जो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर 100 से लेकर के 10,000 एंगस्ट्रॉम व्यास रखने वाले जो बहुत सारे अणु होते हैं वो उसके अंदर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे रिपीटेशन होगा। कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, यानी ये इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनते हैं। कौन, पॉलीमर। मे और मे नॉट बी कंपोज्ड रिपीटिंग यूनिट्स, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये किससे मिलकर के बने हो, इकाइयों की पुनरावृत्ति से ही बने हो। तो देखो मैंने क्या बोला कि वृहद अणु इकाइयों की पुनरावृत्ति से मिलकर के बने हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मेड फ्रॉम मोनोमर्स, देखो पॉलीमर या बहुलक की अगर हम बात करें तो किससे मिलकर के बने होते हैं, एकलक इकाइयों से, है ना। लेकिन ये क्या है, इनके लिए ज़रूरी नहीं है, मे और मे नॉट बी मेड फ्रॉम मोनोमर्स। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एकलक इकाइयों के बार बार जुड़ने से या एकलक इकाइयों से मिलकर के ही बने होंगे। ठीक है, सम आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि इनमें से कुछ क्या होते हैं जो कि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। किसकी बात कर रहे हो आप, पॉलीमर की। मोस्ट आर हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अदर सिमिलर सॉल्वेंट्स, और इनमें क्या कह रहे हैं, मोस्ट आर, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में या अधिकांश मात्रा में ये जो वृहद अणु होते हैं ये जल में घुलनशील नहीं होते, या जल से मिलते जुलते जो आपके सॉल्वेंट होते हैं, विलायक होते हैं, उनमें भी घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है,
तो अगला क्या है, फॉर्म्ड एसेंशियली फ्रॉम पॉलीमराइजेशन। अब देखो ये मुख्य रूप से किस तरह से बनते हैं, ये बहुलकीकरण की क्रियाविधि के द्वारा ही बनते हैं, क्योंकि बहुलक है और बहुलक कब बनेगा, जब बहुलकीकरण की क्रिया होगी। तो इसलिए ये मुख्यतः किससे बनेंगे, बहुलकीकरण की क्रिया से बनेंगे। मे फॉर्म इन डिफरेंट वेज, लेकिन ये क्या हो सकते हैं, ये बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से बन सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, वृहद अणु की। तो ये कुछ छोटे छोटे से यहाँ पे हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं, जो किसके बीच में है, पॉलीमर के बीच में और मैक्रोमोलिक्यूल के बीच में। ठीक है, तो बस आप तो इतना ध्यान रख लीजिए कि पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल या हम कहें बहुलक और वृहद अणु दोनों अलग अलग है। इसमें एकलक इकाइयाँ होना कंपलसरी है, इसमें कंपलसरी नहीं है। इसका बनना बहुलकीकरण के द्वारा होगा, यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस इतने से कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे बढ़े। अब देखो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। हमें अलग अलग प्रकार के पॉलीमर्स या बहुलक पढ़ने हैं, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, कि भैया हमने कितने अलग अलग टाइप्स के आधार पर जो है इन पॉलीमर्स को डिवाइड करके रखा हुआ है। देखो बहुत ईजी से आपको समझ में आ जाएंगे ये क्लासिफिकेशंस क्या है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। देखो फर्स्ट क्या है, स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि जहाँ से आपको क्या मिलते हैं, जहाँ से आपको बहुलक मिलते हैं, वो मिलने वाले हम क्या बोल देते हैं, स्रोत बोल देते हैं। तो कहाँ से आपको मिलते हैं, उस आधार पर हमने इनको जो है अलग अलग 3 प्रकार के भागों में बांट रखा है। तो प्राप्ति स्रोतों के आधार पर आपने बहुलकों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। पहला क्या है, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक, या अगर हम बात करें नेचुरल पॉलीमर की, तो देखो नाम से पता चलता है प्राकृतिक, प्रकृति यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाले। किससे प्राप्त होने वाले, प्रकृति से प्राप्त होने वाले। तो ऐसे बहुलक जो प्रकृति द्वारा निर्मित किए जाते हैं या हमें प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होते हैं, वे प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। और ये बहुलक आपको सामान्यतः कहाँ मिलेंगे, पौधों और जंतुओं में मिलते हैं। जनरली आपको कहाँ मिलेंगे, पौधों और जंतुओं में। जैसे देखो क्या है, कपास। अब कपास कहाँ से मिलती है, पौधों से। सिल्क किससे मिलता है, जंतुओं से। ऊन किससे मिलती है, जंतुओं से। रबर किससे मिलता है, पौधों से। और सेल्यूलोज किससे मिलता है, ये भी आपको पौधों से ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब प्राकृतिक बहुलक सामान्यतः हमें कहाँ से मिलेंगे, पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, सिल्क। ठीक है, सिल्क किससे प्राप्त होता है, रेशम कीट से। तो ये रेशम कीट से प्राप्त होने वाला सिल्क है, और कैसा बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक। ये क्या है, ये है रबर, जो आपको किससे मिलता है, एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है हेविया ब्राज़िलियंसिस। ये इसकी जो आप बोल सकते हैं कि अलग अलग जो इसकी जातियाँ होती हैं, स्पीशीज़ होती हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, ये रबर मिलता है। फिर देखो ये क्या है, ये वुल है। दोनों ही क्या है, ये वुल है। ये तो डाइड है, रंजित है, और ये कैसी है, ये बिना रंगी हुई है। यानी कि भेड़ों से जो हमें ऊन प्राप्त होती है वो क्या होती है, वो एक प्राकृतिक बहुलक होती है। अगर अगली बात करें तो ये क्या है, आपका सेल्यूलोज बोल सकते हैं, कपास, कॉटन बोल सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये पौधों से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक बहुलक होते हैं, या ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक बहुलक होते हैं। क्लियर। अब देखो दूसरा टाइप क्या है इसका, अगला टाइप है इसका संश्लेषित या मानव निर्मित बहुलक। यानी कि ऐसे बहुलक जो हमने क्या किए हैं, मानव ने क्या किए हैं, प्रयोगशालाओं में निर्मित किए हैं। तो जो प्रयोगशालाओं में मानव के द्वारा बनाए गए हैं, निर्मित किए गए हैं, वे संश्लेषित या मानव निर्मित बहुलक कहलाते हैं। और हमारी जो डेली लाइफ होती है उसके अंदर इन बहुलकों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। जैसे बकेट देख लीजिए, टूथब्रश देख लीजिए, हर चीज़ के अंदर जहाँ प्लास्टिक काम में आ रहा है या पॉलीथीन काम में आ रही है या कुछ भी कपड़े काम में आ रहे हैं, हमारे नायलॉन, पॉलिएस्टर, तो ये सब हमारे लिए क्या है, ये सब के सब मानव निर्मित या संश्लेषित बहुलक हैं। इन्हीं को हम लोग आर्टिफिशियल पॉलीमर्स भी बोल देते हैं, आर्टिफिशियल पॉलीमर्स। तो कृत्रिम बहुलक भी यही होते हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं को हम लोग आर्टिफिशियल भी बोल देते हैं, इन्हीं को मानव निर्मित भी बोल देते हैं, और इन्हीं को हम संश्लेषित भी बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन। सब जानते हैं कि पॉलीथीन क्या है, एक हम बोल सकते हैं कृत्रिम बहुलक है या मानव निर्मित बहुलक है। इसी तरीके से आपका नायलॉन, पॉलिएस्टर, पीवीसी, ये सब किस प्रकार के बहुलक हुए, संश्लेषित या मानव निर्मित बहुलक। नेक्स्ट क्या आता है, तीसरा प्रकार। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये आपके पॉलीथीन के क्रिस्टल्स हैं। किसके क्रिस्टल्स है ये, पॉलीथीन के, पॉलीएथीन के क्रिस्टल्स। इसको अलग अलग तरीके से काम में लिया जाता है फिर। और ये क्या है, ये आपके पीवीसी से बने हुए पाइप्स हैं। तो देखो पॉलीएथीन कैसा है, ये आपका कृत्रिम बहुलक है। पीवीसी ये कैसा है, ये भी कृत्रिम बहुलक है, या आप बोलो मानव निर्मित बहुलक है। नेक्स्ट देखो,
यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, नायलॉन। ये नायलॉन के रेशे हैं और ये क्या है, पॉलिएस्टर। तो नायलॉन क्या हुआ आपका, नायलॉन हुआ हमारा कृत्रिम बहुलक। और इसी तरीके से पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर भी क्या हुआ हमारा, कृत्रिम बहुलक। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स थे हमारे, कृत्रिम बहुलक के, आर्टिफिशियल बहुलक के, या कह दो कि मानव निर्मित या संश्लेषित बहुलक के। अब देखिए तीसरा टाइप क्या आता है इसका, अर्ध संश्लेषित बहुलक। अब अर्ध संश्लेषित, अर्ध मतलब आधा, और संश्लेषित मतलब संश्लेषित किया हुआ। तो आधा संश्लेषित किया हुआ का क्या मतलब होता है, ऐसा तो नहीं है कि उसको हमने लेबोरेटरी के अंदर आधा बना करके छोड़ दिया, नहीं। अर्ध संश्लेषित का मतलब ये है कि जो प्रकृति से हमें बहुलक प्राप्त होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ अभिक्रियाओं के द्वारा, या मानव जो क्या करता है उसके अंदर प्रयोगशालाओं में उसके अंदर कुछ प्रयोग करके कुछ चेंजेस कर देता है। तो उसको रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रूपांतरित करके उसके गुणों को, उसकी सामर्थ्य को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ऐसे बहुलक क्या कहलाएंगे, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें रबड़ की, तो जो रबड़ होता है जो हमें प्लांट से प्राप्त होता है, लेटेक्स, ठीक है, वो द्रव होता है। अब उसको डायरेक्ट यूज़ में ले सकते हैं क्या हम लोग, नहीं ले सकते। तो उसको हम क्या करते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा थोड़ा चेंज कर देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, ताकि उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजेस के अंदर काम में ले सकते हैं। तो जब प्राकृतिक बहुलकों को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा रूपांतरित किया जाता है और सुधारा जाता है तो ये क्या कहलाते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। अब प्राकृतिक बहुलकों के गुणों और सामर्थ्य में परिवर्तन से इस प्रकार के बहुलक प्राप्त होते हैं, जो कि क्या होते हैं, प्रकृति और मानव अभिक्रियाओं का मिला जुला रूप होते हैं। यानी कि जो दोनों तरह से मिलकर के बने हैं, जिसमें प्रकृति ने जो प्रदान किया है और मानव ने उसके अंदर कुछ अपनी तरफ से एडिशन किया है। जैसे क्या है, जैसे गन कॉटन, ये क्या होता है, ये सेल्यूलोज का नाइट्रो व्युत्पन्न होता है। अब देखो सेल्यूलोज तो प्राकृतिक बहुलक है, लेकिन इसका जो नाइट्रो व्युत्पन्न है, इसको मानव ने कुछ न कुछ चेंज करके नाइट्रो व्युत्पन्न बनाया है, इसलिए गन कॉटन कैसा हो गया, अर्ध संश्लेषित। वल्कनीकृत रबड़, अब देखो रबड़ क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, लेकिन वल्कनीकृत किया हुआ है, तो इसलिए ये कैसा हो चुका है, अब अर्ध संश्लेषित है, सेमी सिंथेटिक है। इसी प्रकार से सेल्यूलोज डाइएसिटेट, सेलोफेन और लेदर, ये सब किस प्रकार के बहुलक हुए, आपके अर्ध संश्लेषित बहुलक। देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। ये देखो ये क्या है, ये आपका है गन सेल्यूलोज, गन कॉटन जिसको हम लोग बोल रहे थे ना अभी, सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये वो है गन कॉटन। और ये क्या है, ये आपके वल्कनाइकृत जो रबड़ हमने किया है, वल्कनाइज्ड किया हमने रबड़ को, सल्फर मिक्स करके रबड़ के अंदर, और उसके बाद हमने जो ये रबड़ प्राप्त किया है उसकी वजह से ये क्या बना पाए हैं, हम टायर्स वगैरह बना पाए हैं। वरना अगर हम लोग डायरेक्ट प्लांट से जो ऑब्टेन होता है रबड़, उसको अगर प्रयोग करते तो शायद इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। तो ये किस प्रकार के बहुलक हो गए दोनों आपके, ये दोनों प्रकार के बहुलक हुए हमारे अर्ध संश्लेषित। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये तो है हमारे सेलोफेन, क्लियर, और ये है आपके सेल्यूलोज डाई एसीटेट से बने हुए। तो ये जो आपकी यहाँ पे दिख रही होगी आपको फिल्म बनी हुई है, या जो आपको ये सनग्लासेस दिखाई दे रहे होंगे, ये किससे बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं हमारे सेल्यूलोज डाई एसीटेट के। और ये जो आपको यहाँ पे पन्नियाँ दिख रही हैं, ये जिसको हम पॉलीथीन्स बोल सकते हैं, ये एक्चुअली क्या है, सेलोफेन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, ये सेलोफेन से। अब देखो दूसरा प्रकार का, एक तो कैसा हुआ, स्रोतों के आधार पर, तो उसको हमने 3 भागों में बांट ही दिया, प्राकृतिक, मानव निर्मित और अर्ध संश्लेषित। अब जो दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है, एकलकों के आधार पर। यानी कि बहुलक निर्माण में जो आप एकलक इकाइयाँ काम में ले रहे हैं, जो आप कड़ियाँ काम में ले रहे हैं, वो एक जैसी हैं या अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर वो समान होती हैं तो क्या बोलेंगे, समबहुलक। अगर वो असमान होती है तो क्या बोल देते हैं, विषम बहुलक। कभी कभी उसको हम सहबहुलक भी बोल देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है, सहबहुलक भी पूछा जा सकता है नाम, और विषम बहुलक भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों एक ही है, विषम बहुलक और सहबहुलक। अब हम ये देखते हैं कि समबहुलक क्या होता है और विषम बहुलक क्या होता है। देखो पहला है समबहुलक, होमोपॉलीमर्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं। अब नाम से स्पष्ट है कि सम का मतलब यहाँ पे क्या है, जो इकाइयाँ यहाँ पे काम में लेनी है, एकलक इकाइयाँ, वो कैसी होंगी, समान इकाइयाँ होंगी, ठीक है। तो ऐसे बहुलक जो एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति क्यों, क्योंकि हम बार बार रिपीट करेंगे, बहुत सारी इकाइयों को आपस में जोड़ेंगे, तो पुनरावृत्ति से निर्मित होंगे, वो क्या कहलाएंगे, समबहुलक कहलाएंगे।
अर्थात इन बहुलकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली जो एकलक इकाइयाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, समान ही होती हैं। मतलब वहाँ पे एक ही प्रकार की एकलक इकाई जो होती है उसी की बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। जैसे देखो पॉलीएथीन या पॉलीथीन जिसको हम लोग बोल देते हैं, इसमें एक ही एकलक इकाई होती है, ये होती है एथीन, और इसी को हमें क्या करना होता है, बार बार रिपीट करना होता है। तो इस एथीन से क्या बन जाता है, पॉलीएथीन बन जाता है। इसी प्रकार से पीवीसी, तो वाइनिल क्लोराइड ये यूनिट जो है इसी की बार बार पुनरावृत्ति से क्या बन जाता है, पीवीसी या पॉलीवाइनिल क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ देखो ये एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ काम में आ रही हैं और इनसे क्या बन रहा है, ये बहुलक बन रहा है। तो एक ही प्रकार की जब एकलक इकाइयाँ काम में आती है तो वो क्या कहलाते हैं, समबहुलक कहलाते हैं। ऐसे इसका एग्जाम्पल एक और होता है PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। आगे जब इनके हम लोग स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे तो वहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। अभी देखो क्या है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए, जैसे ये पॉलीएथीन के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है ना। ये तो क्या है, ये पॉलीएथीन है। इसी तरीके से ये भी क्या है, ये पॉलीएथीन की शीट है। ये PVC है और ये किसके बने हुए हैं, ये सब भी PVC से ही बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। तो ये PVC हुआ, पॉलीएथीन हुआ, ये PVC है और ये पॉलीएथीन है। तो ये दोनों किस प्रकार के बहुलक हुए, ये हुए समबहुलक, यानी कि एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर के जो बने होते हैं। इसके बाद कौन सा आता है, विषम बहुलक या सहबहुलक। तो देखो विषम नाम से क्या पता चलता है, किसका मतलब यहाँ पर जो एकलक इकाइयाँ प्रयुक्त होने वाली हैं वो समान नहीं होंगी, वो कैसी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, सहबहुलक। तो देखो ऐसे बहुलक जो एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं, या आप कह दीजिए भिन्न भिन्न एकलक इकाइयों के संयोग और पुनरावृत्ति से बने होते हैं, वो विषम बहुलक या सहबहुलक कहलाते हैं। जैसे नायलॉन 66। अब नायलॉन 66 क्या है, ये आपका एक विषम बहुलक है, ये आप कह सकते हो सहबहुलक है। कैसे, तो यहाँ पे देखो इसके निर्माण के लिए हमें दो प्रकार की एकलक इकाइयाँ चाहिए होती हैं। एक तो हमें चाहिए होता है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और दूसरा जो चाहिए होता है वो होता है एडिपिक अम्ल। तो जब ये दोनों एकलक इकाइयाँ काम में आती हैं, देखो दोनों अलग अलग हैं। ये हेक्सामेथिलीन डाइअमीन है जिसके अंदर अमीनो समूह क्या है, क्रियात्मक समूह है। ये एडिपिक अम्ल है जिसमें क्रियात्मक समूह कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा बहुलक बनेगा, नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 एक प्रकार का जो बहुलक है हमारा, इसके निर्माण के लिए आपको दो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयाँ चाहिए होती हैं। तो इसका मतलब ये कैसा बहुलक हुआ, विषम बहुलक। इसी प्रकार से किसकी बात करते हैं, पॉलीएस्टर की। तो पॉलीएस्टर के निर्माण के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, दो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयाँ चाहिए होती हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि एकलक इकाइयों के आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा है, समबहुलक और विषम बहुलक। अब इसे देखो यहाँ पे क्या है, ये नायलॉन रेशे हैं और ये पॉलीएस्टर रेशे हैं। तो नायलॉन 66 बोलो या नायलॉन बोलो, कॉमनली नायलॉन 66, और ये क्या है आपका पॉलीएस्टर। तो ये दोनों ही कैसे हुए आपके, ये दोनों ही आपके सहबहुलक के उदाहरण हुए, या आप बोल सकते हैं किसके उदाहरण हुए, विषम बहुलक के उदाहरण हुए। ठीक है, अब देखो क्या है आगे, बहुलकन या बहुलकीकरण के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। यानी बहुलक का जो निर्माण हो रहा है वो किस प्रकार की अभिक्रिया के द्वारा हो रहा है, इसको हम दो प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। तो 1929 के अंदर कैरोथर्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुलकीकरण की प्रक्रिया के आधार पर बहुलकों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा है। कौन से, एक तो बोला है उसने योगात्मक या योगज बहुलकीकरण, और दूसरा उन्होंने कहा है संघनन बहुलकीकरण। यानी कि जो बहुलकीकरण की अभिक्रिया है वो दो प्रकार की हो सकती है, योगात्मक बहुलकीकरण हो सकती है और संघनन बहुलकीकरण हो सकती है। तो इससे दो प्रकार के बहुलक बनेंगे, योगात्मक से बनेगा योगात्मक बहुलक और संघनन से बनेगा संघनन बहुलक। तो ये हो गए दो टाइप अलग अलग। देखो फर्स्ट क्या है, योगज या योगात्मक बहुलक। अब योगज या योगात्मक बहुलक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप साफ साफ समझ सकते हैं। योगात्मक का मतलब क्या होता है, जुड़ना, प्लस होना। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो एकलक इकाइयाँ होती हैं वो आपस में कंटिन्यू केवल क्या होंगी, जुड़ती चली जाएंगी। यानी कि जब बहुत सारी एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं तो वहाँ से कोई भी छोटे अणु का निष्कासन ना हो, कोई भी वहाँ से बाई प्रोडक्ट जो है वो बाहर ना निकले, उसको आप क्या बोलेंगे, योगज या योगात्मक बहुलकीकरण। और जो बहुलक मिलेगा उसको क्या बोल देंगे हम, योगज या योगात्मक बहुलक बोल देंगे।
अब ये बनता किस में है, तो असंतृप्त एकलक अणुओं, यानी जिनमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड युक्त जो एकलक अणु होते हैं उनमें पुनरावृत्त से योगात्मक बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया होती है उससे बनने वाला बहुलक क्या कहलाता है, योगात्मक बहुलक कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने बात करी थी ना एथीन की, एथीन से क्या बनता है, पॉलीएथीन। तो यहाँ देखो क्या आया, डबल बॉन्ड आया, है ना। और जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा उनकी बार बार जब रिपीटेशन होगी, जब वो आपस में बार बार जुड़ेंगे तो उनके जुड़ने से क्या बनेगा, योगज या योगात्मक बहुलक बनेगा। अब देखो मैंने क्या कहा आपसे कि इसमें केवल इकाइयाँ आपस में क्या होंगी, जुड़ेगी, लेकिन वहाँ से इस दौरान कोई भी सह उत्पाद नहीं बनेगा, यानी किसी भी छोटे अणु का वहाँ से निष्कासन नहीं होगा, अर्थात किसी छोटी इकाई का निष्कासन नहीं होता। इसलिए इनमें बहुलक का जो आणविक भार होता है वो एकलक अणुओं के आणविक भारों का क्या होता है, गुणक होता है। क्यों, क्योंकि देखो जब क्या होगा, जब बहुत सारी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, जब बहुत सारी एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ेंगी तो अब वहाँ से कोई छोटा अणु तो बाहर निकल नहीं रहा कि वहाँ से किसी भी प्रकार के अणुभार का या आणविक द्रव्यमान का क्या हो, लॉस हो। तो वहाँ से ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसका मतलब केवल क्या होगा, जब ऐसी यूनिट्स बार बार आपस में जुड़ेंगी तो जो इसका द्रव्यमान होगा उसके मल्टीपल में, यानी जितनी आपने एक एकलक इकाइयाँ काम में ली है उससे गुणा कर दीजिए उसके अणुभार को, तो आपको क्या मिलेगा, उस बहुलक का अणुभार प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मान लो हमने कहा कि कार्बन और कार्बन, कितने कार्बन हुए, 2 कार्बन। अब 2 कार्बन है, एक कार्बन का अणुभार कितना होता है, कितना मानते हो आप, एक कार्बन का परमाणु भार 12 मानते हो ना। तो 12 और 12 कितना हुआ, 24, ये क्लियर हो गया। फिर हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 4। तो 4 मतलब क्या हो गया हमारे पास, 24 + 4 = कितना बन गया, 28। तो अगर हमने कहा कि इस एक एकलक इकाई का अणुभार कितना है, 28 है, तो मान लीजिए आपने कहा कि जब 2 इकाइयाँ आपस में जुड़ी तो उसका अणुभार कितना हो जाएगा, 2 × 28। तो इस प्रकार से गुणज होते हैं ये इनके आणविक भारों के। क्लियर। ये देखो यहाँ पे कि सभी विनाइल एकलक योगात्मक बहुलक बनाते हैं। सभी विनाइल या वाइनिल कंपाउंड्स जिसके बारे में हम बात करते हैं, वाइनिल कंपाउंड के बारे में हमने बात भी की थी। वाइनिल समूह क्या होता है वो पहचानो पहले तो, कि 2 कार्बन जिनका संकरण क्या है, sp2, जिनका संकरण क्या है, sp2। और अगर उस sp2 संकरित कार्बन से डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वाइनिल ग्रुप बोल देते हैं ना। तो ये हमारा समूह कैसा हो चुका है, वाइनिल समूह हो चुका है। जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखो ये कैसा ग्रुप है, वाइनिल, क्योंकि दोनों का संकरण कैसा है, sp2। और इस sp2 संकरित से डायरेक्ट कोई क्या जुड़ रहा है, कोई समूह जुड़ रहा है। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, वाइनिल। तो जितने भी वाइनिल कंपाउंड्स होंगे वो सब कैसे बनाएंगे, योगात्मक बहुलक बनाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें देखो क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। अब डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, असंतृप्तता। तो क्या हो जाएगा, ये जो असंतृप्तता है ये हट जाएगी और यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, अब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसे बहुत सारी एकलक इकाइयाँ जो होंगी ये आपस में जुड़ेंगी और जुड़ करके क्या बना लेगी, एक बहुलक बना लेगी। तो ये देखो क्या है, ये एक्रिलोनाइट्राइल और ये क्या है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्लियर। इसी तरीके से देखो अगला क्या है अपना एग्जाम्पल, स्टाइरीन। ये क्या है, स्टाइरीन, और इससे क्या बनेगा बहुलक, पॉलीस्टाइरीन। अभी आपने विशाखापत्तनम के अंदर जो एक दुर्घटना हुई है उसके बारे में सुना होगा। एक और गैस कांड हुआ है अभी विशाखापत्तनम में, जो क्या हुआ है, एक पॉलीमर बनाने वाली कंपनी से गैस लीकेज होने की वजह से हुआ है ना। और वो गैस कौन से लीकेज हुई है, वहाँ से स्टाइरीन। तो स्टाइरीन गैस बहुत हार्मफुल है, आपने देखा होगा इसका इम्पैक्ट कि बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई है वहाँ पर और कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर असर उसका नज़र भी आया है। तो ये वो स्टाइरीन है हमारे। क्लियर हुआ। तो ये स्टाइरीन पे कैसा है, एक विनाइल एकलक है और इस तरह से यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, अलग से योगात्मक बहुलक बना सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने बात की कि बहुत सारी एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं। अब जुड़ती कैसे हैं ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि ये CH2 CH2, ये CH2 CH2, इन सब के बीच में अगर मैं कहूँ कि ये एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ रही है, ये प्लस प्लस का निशान हमने लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के बीच में पहले क्या है, डबल बॉन्ड, लेकिन अब क्या है, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है क्या, अभी नहीं, लेकिन यहाँ पे तो है और वो भी कैसा है, सिंगल बॉन्ड। तो वो कैसे बना, तो वो कैसे बना, देखो वो इस तरह से बना हमारा कि हमने कहा ये सिंगल डबल बॉन्ड कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ। तो दोनों कार्बन के बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से ये डबल बॉन्ड ट्रांसफ़र हुआ कहाँ, यहाँ। तो दोनों कार्बन के बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे,
ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे यहाँ पे। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स आपको जो नज़र आ रहे हैं वो बहुलकीकरण दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इस कार्बन से जब हमने डबल बॉन्ड को ट्रांसफ़र किया तो इसकी क्या हो गई, एक संयोजकता इनकम्प्लीट, इसलिए यहाँ पे कैसी हो जाती है इसकी संयोजकता इनकम्प्लीट। सिमिलरली जब इसको आप आगे भेजोगे तो ये भी किसी न किसी से जुड़ेगा, इसलिए यहाँ पे भी कैसा दिखाई देगा, आपको एक संयोजकता दिखाई देगी जो कैसे दिख रही है, आपको इनकम्प्लीट दिखाई दे रही है। क्लियर हुआ। अब देखो उसके बाद क्या है यहाँ पे एक और चीज़ कि हम देख सकते हैं कि यही इकाई बार बार रिपीट हो रही है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाली ही, जिसको आप अब बोल सकते हो CH2 यूनिट। देखो यही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है क्या, तो जब इकाइयाँ रिपीट होती हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो उससे क्या बन जाता है, एक बहुलक का निर्माण हो जाता है। क्लियर। तो ये एथीन के बहुलकीकरण से बनने वाला आपका पॉलीएथीन बहुलक है। अब देखो दूसरा प्रकार क्या होता है इसका, संगनन बहुलक। संगनन बहुलक या हम कहें कंडेंसेशन पॉलीमर्स, तो इसमें क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह वाले, त्रिक्रियात्मक क्या है यहाँ पे, समूह, फंक्शनल ग्रुप्स जो होंगे वो कैसे होंगे, दो होंगे या तो कितने होंगे, तीन होंगे, और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो ऐसे एकलक अणु आपस में जब जुड़ते हैं और इनकी पुनरावृत्ति होती है तो संगनन बहुलकीकरण के द्वारा इस प्रकार के बहुलकों का निर्माण होता है। अब इसको हमने संगनन बहुलकीकरण क्यों बोला, क्योंकि योगात्मक में तो क्या हो रहा था, एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ रही थी, लेकिन क्या वहाँ से किसी छोटे अणु का निष्कासन हुआ, ऐसा तो हमने नहीं कहा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि संगनन बहुलकीकरण के दौरान कुछ छोटे अणु, जैसे जल हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, HCl हो सकता है, तो ऐसे छोटे छोटे अणुओं का वहाँ पर क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे अणु वहाँ से बाहर निकलते हैं, इसलिए इनका आणविक भार एकलक अणुओं के आणविक भार का गुणक नहीं होता। वहाँ तो गुणक क्यों था, क्योंकि कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं होता गुणक, क्योंकि यहाँ पर जो भी छोटा अणु बाहर निकलेगा उतना द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लो H2O बाहर निकल गया तो 18 होता है ना H2O का द्रव्यमान, इतना तो उसमें से क्या हो जाएगा, कम ही हो जाएगा। इसलिए इनके आणविक द्रव्यमान जो होंगे या आणविक भार जो होंगे वो एकलक अणुओं के आणविक भार के गुणक नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था अभी नायलॉन 66 का, या फिर हमने पॉलीएस्टर की बात की थी, तो वहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप काम में आए थे कि नहीं। देखो इसको आगे यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि ये है यहाँ पे, ये पॉलीएस्टर बना रहे हैं अपन, तो ये क्या लिया है हमने, ये पॉलीएस्टर बनाने के लिए हमने दो एकलक इकाइयाँ काम में ली। देखो दोनों अलग अलग हैं, अगर अलग अलग है तो किस प्रकार का बहुलक हुआ, सह बहुलक या विषम बहुलक। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़, इसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों बोल रहे हैं, तो वो देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, इसका नाम होता है टरथैलिक अम्ल। क्या होता है इसका नाम, टरथैलिक अम्ल। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या होता है, एथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो देखो दोनों जो है वो क्या है, अलग अलग है। टरथैलिक अम्ल अलग है, एथाइलिन ग्लाइकॉल अलग है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह है और यहाँ पे क्या है, अल्कोहल क्रियात्मक समूह है। लास्ट ईयर पढ़ा था अपन ने, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल जो होते हैं ROH, जिसकी अगर हम बात करें ROH, तो यहाँ पे जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है अल्कोहल की और कार्बोक्सिलिक अम्लों की, तो वहाँ पर इन दोनों की अभिक्रिया से एस्टर का निर्माण होता है और एक जल का अणु जो होता है वो बाहर निकल जाता है। और जल का अणु बाहर कैसे निकलता है, कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H, ये बाहर निकल करके यहाँ पे -H2O हो जाता है। तो इस प्रकार से एस्टर यूनिट का वहाँ पर निर्माण होता है। तो देखो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक, और यहाँ कौन सा है, अल्कोहल। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक का OH और इसका क्या चला जाएगा, OH। H गया तो क्या निकला, -H2O। -H2O जब हुआ तो पहले बनी ये यूनिट, और जब ये यूनिट बनेगी तो आगे देखो और भी ऐसी बहुत सारी यूनिट्स होंगी, केवल एक या ऐसी दो यूनिट्स नहीं होंगी, ऐसी बहुत सारी यूनिट होगी जो हम रिपीट करेंगे और रिपीट करने से अपने को ये मिलेगा। तो ये क्या दिख रहा है अब आपको यहाँ पे, ये एस्टर इकाई है। कैसी इकाई है ये, एस्टर। एस्टर इकाई कैसे पहचानते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये O। क्या पहचान होती है एस्टर की, ये। तो इस तरह से यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या हुआ है, एक कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, या आप कह दीजिए संघनन बहुलक का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बाहर निकला, एक छोटा अणु H2O बाहर निकला। फिर देखो क्या बोला था कि द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह उपस्थित हो सकते हैं। देखो एक ही अणु में कितने क्रियात्मक समूह मौजूद है, दो बार मौजूद है ना, है तो एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है,
ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन संख्या कितनी है इनकी? 2। इसी तरीके से यहाँ देखो एथाइलिन ग्लाइकॉल, इसमें भी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो क्रियात्मक समूह एक ही है अल्कोहल, लेकिन आया कितनी बार, संख्या कितनी है उसकी? 2। ठीक है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही अणु के अंदर दोनों क्रियात्मक समूह जो है वो समान ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। तो अब इसको समझ में आ गया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, संघनन बहुलकीकरण क्या होता है, जहाँ पर क्या होगा आपके एक छोटे अणु का निष्कासन हो जाएगा। और जो दोनों यूनिट्स होंगी, ये दोनों यूनिट्स भी कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इनके अंदर कि इनमें क्रियात्मक समूह होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। और कितने होने चाहिए? कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप तो इनके अंदर रिक्वायर्ड हैं ही। क्लियर? ऐसे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका है हमारा, इसका, ये पॉलीएमाइड बोल रहे हैं इसको। कौन सा एग्जाम्पल लिया है हमने? नायलॉन का। अभी थोड़ी देर पहले देखा था एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाई एमीन। अब यहाँ देखो, यहाँ क्रियात्मक समूह क्या है? एमीन है। यहाँ क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कम से कम 2 हमें किसकी नीड होती है? 2 क्रियात्मक समूहों की हमें नीड होती ही है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपका, इसका बाहर निकलेगा OH और इस जगह से क्या निकलेगा? H। तो क्या रिमूव हुआ यहाँ से? -H2O। और जब इस यूनिट को बार बार रिपीट किया जाएगा, यानी बार बार आप एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन की अभिक्रिया करवाएंगे, तो कंटिन्यूसली रिपीटेशन से जो बहुलकीकरण होगा, उससे आपको जो बहुलक प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? नायलॉन 6,6 प्राप्त होगा। और यहाँ जो ये आपको यूनिट दिख रही है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? एमाइड। एमाइड की पहचान क्या होती है? एमाइड की पहचान होती है CONH। ठीक है। तो ये CONH इकाई जो है, ये किसकी पहचान होती है? हमारे एमाइड की पहचान होती है। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप की जो टेबल्स है हमारी 11th क्लास वाली, उसको अच्छे से वापस रिपीट कर लेना, लर्न कर लेना उसको बैठ करके कि उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया है तो आप लोगों के दिमाग से वो धीरे धीरे वैनिश होता चला जाएगा। इसलिए उसको फिर से एक बार रिवाइज करना स्टार्ट कर देना कि कौन से फंक्शनल ग्रुप किस तरह के दिखते हैं आपको। ठीक है। और उनके प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, उनके सफिक्सेस क्या होते हैं, ये भी अच्छे से एक बार पढ़ लेना। अब देखो आगे, अगला जो टाइप है वो है बहुलकन क्रियाविधि के आधार पर, यानी कि उसकी मैकेनिज्म कैसी होती है। देखो क्या था कि जो साइंटिस्ट हैं HF मार्क, इन्होंने देखा कि जब हमने बहुलकीकरण के आधार पर, यानी कि योगात्मक बहुलकीकरण और संगणन बहुलकीकरण के आधार पर अलग अलग टाइप से जब बांटा था, तो कुछ ऐसे बहुलक थे जो दोनों में से किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं जा पा रहे थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, कुछ एक अलग ही अपना लॉजिक दिया कि भाई इनको हम किस रूप में बांट सकते हैं? 2 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक को हम बोलते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलक, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, यानी इसमें तो क्या होगा? श्रृंखला में वृद्धि होगी, उत्तर आपकी श्रृंखला कैसी होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो सामान्यतः योगात्मक बहुलक जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी बोल देते हैं। जनरली वही होंगे जो आपके एडिशन पॉलीमर्स हैं। जो आपके योगात्मक बहुलक है वही क्या होते हैं? आपके चेन ग्रोथ पॉलीमर या श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है? उनकी श्रृंखला में वृद्धि होती है। अब इनका निर्माण कौन सी क्रियाविधि से होता है? तो इनका निर्माण होता है श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण के द्वारा। इस प्रक्रम में क्या होगा, जो एकलक इकाइयां हैं ये उत्तरोत्तर बढ़ने वाली श्रृंखला में जुड़ती रहती है। मतलब जैसे एक चेन बनी तो वापस आने वाली जो एकलक इकाइयां हैं वो उसी चेन में आगे क्या होंगी? इस तरह से जुड़ती चली जाएंगी। तो ये यहाँ पे क्या होगा? इस तरह से यूनिट्स जो होती है वो आपस के अंदर जुड़ती चली जाती हैं। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? श्रृंखला वृद्धि बहुलक। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका? पॉलीएथीन। और यही एग्जाम्पल अभी हमने किस में पढ़ा था? एडिशन पॉलीमर के अंदर। तो योगात्मक बहुलक ही सामान्यतः क्या होते हैं? श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी होते हैं। इसी तरीके से आपका पॉलीवाइनल क्लोराइड, ये भी क्या होता है? योगात्मक बहुलक भी है और देखा जाए तो श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी है। आगे देखो, ये यहाँ पे आ गया अपना स्टाइरीन। स्टाइरीन को भी आप क्या बोल सकते हैं? श्रृंखला वृद्धि बहुलक, क्योंकि ये भी योगात्मक बहुलकीकरण का ही उदाहरण है। जिसके अंदर देखो क्या है? ये वाइनल समूह दिख रहा है ना अपने को, ये क्या है? ये वाइनल समूह है। तो जब आपस में जोड़ेंगे इनको तो क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ, और ऐसे ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको क्या मिलेगी? ये एक पॉलीस्टाइरीन चेन मिल जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि जब बार बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है? लगातार जुड़ ही रहे हैं वो, तो श्रृंखला में उत्तरोत्तर क्या हो रही है? वृद्धि ही हो रही है। इसलिए इनको अपन कौन सा बोल देते हैं? श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण। नेक्स्ट देखो क्या है, अब है पद वृद्धि बहुलक। पद मतलब जब अभिक्रिया की क्रियाविधि के अंदर क्या होता है? स्टेप्स बढ़ जाते हैं।
पद बढ़ जाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पद वृद्धि बहुलकीकरण। जैसे सामान्यतः जो संघनन बहुलक होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, पद वृद्धि बहुलक भी बोल देते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो संघनन बहुलक होते हैं यही पद वृद्धि बहुलक कहलाते हैं। और इनका निर्माण किससे होगा, पद वृद्धि बहुलकीकरण के द्वारा, या आप कह दो संघनन बहुलकीकरण के द्वारा। अब इस प्रक्रम में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो एक के बाद एक संपन्न होती है, तो एक के बाद एक स्टेप के अंदर बढ़ती हैं, इसलिए अपन उसको क्या बोल देते हैं, स्टेप ग्रोथ बोल देते हैं। और इसमें प्रत्येक पद में एक छोटे अणु का निष्कासन होगा। तो संघनन बहुलकीकरण में भी तो यही होता है, वहाँ पे भी तो एक छोटा अणु निष्कासित होता है। तो इसीलिए ये एक तरीके से क्या है, ये संघनन बहुलकीकरण के ही उदाहरण हैं, जैसे नायलॉन 66 तथा पॉलिएस्टर। तो देखो सामान्यतः वैसा ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ एक एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल है हमारे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का, अभी थोड़ी देर पहले ही देख करके आए थे इसको, वैसे ही है ये। वहाँ पे देखो हमने क्या लिया था, वहाँ हमने लिया था कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन यहाँ पे हमने उसका क्या ले लिया है, यहाँ हमने उसका ऑलरेडी एक एस्टर व्युत्पन्न काम में लिया है। तो देखो ये डाईमेथिल टरथैलेट जो है, ये टरथैलिक अम्ल का क्या है, ये एस्टर बना दिया हमने। और ये क्या है आपका, जिसको हमने अभी बोला था एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसको दूसरा नाम बोल सकते हैं 1,2 एथेन डाइऑल। इसमें कौन से क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं, अल्कोहल। यहाँ कौन सा दिख रहा है, एस्टर। और ओवरऑल जब ये आपस में जुड़ेंगी, रिपीट होंगी यूनिट्स, तो यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक समूह आएगा, एस्टर। इसीलिए इनको अपन क्या बोल देते हैं, पॉली एस्टर बोल देते हैं। और ये कौन सा पॉलीमर बना है, यहाँ पे डेक्रॉन पॉलीमर बना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, स्टेप ग्रोथ। स्टेप ग्रोथ क्यों बोला, क्योंकि जब ये आपस में जुड़ेंगे तो एक छोटे अणु का निष्कासन होगा, फिर दूसरी इकाई आकर के जुड़ेगी तो एक पद बढ़ गया उसके अंदर, फिर वहाँ से एक छोटे अणु का निष्कासन होगा, फिर इकाई आकर के जुड़ेगी, तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या हो जाती है, पदों की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या पद वृद्धि बहुलकीकरण बोल देते हैं। और यहाँ पे इनमें से क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेशन हो जाएगा। किसका एलिमिनेशन हो जाएगा, देखो यहाँ से बाहर निकलेगा CH3OH, यानी कि मेथेनॉल के अणु का यहाँ से क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा, और अपने को ये यूनिट यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये दो प्रकार के हो गए आपके, एक तो हो गया पद वृद्धि बहुलकीकरण और एक हो गया आपका श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण। ठीक है, इसके बाद का जो है वो हम पढ़ेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।